नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आदर्श गैस के दाब के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में गैसों की विभिन्न चालें जैसे वर्ग माध्य मूल चाल, परिसंभावित चाल तथा औसत चाल की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने लास्ट वीडियोज में गैसों के नियम देखे थे, वास्तविक गैस तथा आदर्श गैस का अवस्था समीकरण देखा था। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पर आदर्श गैस का दाब, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर का व्यंजक फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक एल भुजा का घनाकार पात्र ले लेते हैं। एक घन है और उस घन की जो भुजा है वो है एल, और इसमें हम एक आदर्श गैस भर देंगे। इसमें कैपिटल एन अणु मौजूद हैं। प्रत्येक अणु का जो द्रव्यमान है वो हम स्मॉल एम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो टोटल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान है गैस का, कुल द्रव्यमान वो हो जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन, क्योंकि एन अणु है और स्मॉल एम है प्रत्येक कण का द्रव्यमान है। साथ में इसके प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल ए बराबर एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम इस गैस में किसी एक पार्टिकल को लेकर चलेंगे और ये अध्ययन करेंगे कि भाई उस एक पार्टिकल के द्वारा किसी एक फलक के ऊपर कितना प्रेशर डाला जाता है, फिर सभी फलकों पर कितना प्रेशर डाला जाता है। ये सब कुछ हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए यहां पर हम लेकर चल रहे हैं गैस के किसी एक अणु का तात्क्षणिक वेग, क्षण विशेष पर जो वेग है वो वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से दिखा रहे हैं कि v वेक्टर इक्वल टू vx ik प्लस vy jk प्लस vz kk। और यदि हम इसका परिमाण लेंगे तो क्या होगा, i कैप j कैप और k कैप के गुणांकों का वर्ग करके अनरूट कर दीजिए। तो ये हमें मिल चुका है। अब देखिए यहां पर जो गैस के पार्टिकल हैं वो सभी संभव दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं, और जब यादृच्छिक गति करेंगे तो अक्ष दिशा में, y दिशा में तथा z दिशा में जो वेग होंगे वो सेम होने वाले हैं। तो देखो जब वेग सेम होंगे तो यहां से हम क्या पुट कर देंगे, देखिए इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ से वर्ग कर दीजिए। v स्क्वायर बराबर क्या आ गया, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ऐसे हम पुट कर सकते हैं। यदि ऐसा हम पुट कर दें और vx, vy और vz तीनों बराबर हैं, तो देखो यहां से हम इन तीनों को बराबर यदि पुट कर दें तो हमारे पास में देखो v स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यहीं से इसी इक्वेशन से देखिए v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3vx स्क्वायर या 3vy स्क्वायर या 3vz स्क्वायर। ऐसे हम पुट कर सकते हैं। देखो यहां पर हमने पार्टिकल लिया और इसकी एक्स एक्सिस दिशा में जो वेलोसिटी है वो है vx, y एक्सिस दिशा में जो वेलोसिटी है वो vy, और z एक्सिस दिशा में जो वेलोसिटी है वो है vz। अब यहां पर आप ध्यान देंगे संघट काल, संघट काल, संघट का मतलब होता है टक्कर, और टक्कर में लगा समय। और यहां पर जो संघट काल है वो है पात्र की किसी दीवार से लगातार 2 बार संगठनों में लगा समय, कि लगातार 2 बार टक्कर करता है तो उनमें लगा जो समय है उसको हम कहते हैं संघट काल। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, अब जो संघट काल है इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा टी से। अब समय बराबर हम क्या पुट कर देंगे, दूरी बट्टे में वेग। तो देखिए यहां से आप ध्यान देंगे अणु के द्वारा 2 लगातार संगठनों में तय की गई दूरी बट्टे में है अणु का वेग। तो यहां पर आप इस डायग्राम में ध्यान देंगे जो कण है
जैसे मान लीजिए कि यहां पर वो टक्कर कर लेता तो जस्ट बाद में वो यहां पर आएगा, इधर टक्कर करेगा, वापस आएगा। ठीक है, तो यहां से पूरी इस घटना के दौरान जो तय की गई दूरी है वो तो है 2l। तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 2l। और अक्ष एक्सिस दिशा में वेग हो जाएगा v अक्ष। तो डेल्टा t बराबर हमें मिल चुका है 2l अपॉन वी एक्स। 2l अपॉन वी एक्स हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखिए हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि कोई अणु पात्र की दीवार A1 से V अक्ष वेग से टकराता है और माइनस Vx वेग से लौटता है, तो अणु के संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? यह ऐसे समझाया जा रहा है कि इधर अणु ऐसे आ रहा है, देखिए एक बार फिर से समझेंगे। देखिए इस तरीके से अणु आ रहा है Vx वेग से, इससे टक्कर की और वापस Vx वेग से जा रहा है। तो आते समय इसका वेग Vx है, जाते समय भी इसका वेग माइनस में Vx है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो यहां पर देखिए हमें पूछा है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन को हम लिख रहे हैं डेल्टा P से अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग तो ये वाली डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस में m Vx। प्रारंभिक संवेग है m Vx, तो ये माइनस माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस में 2m Vx। देखिए हम क्या जानते हैं कि किसी संघट के दौरान जो संवेग है वो संरक्षित रहता है, नियत रहता है। अतः कण के संवेग में जितना परिवर्तन होगा उतना ही संवेग दीवार के संवेग में परिवर्तन होगा। तो दीवार के संवेग में परिवर्तन और कण के संवेग में परिवर्तन, देखो कण के संवेग में परिवर्तन, यदि मैं उसको अणु के संवेग में परिवर्तन को डेल्टा पी डे से पुट कर दूं, दीवार के संवेग में परिवर्तन को डेल्टा पी से पुट कर दूं, तो ये दोनों बराबर होंगे और डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी। तो यहां से डेल्टा पी, दीवार के संवेग में जो परिवर्तन है वो डेल्टा पी बराबर 2m Vx आ जाएगा। क्लियर? अब उस एक अणु द्वारा दीवार पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा? देखिए बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। अब देखो संवेग में परिवर्तन हुआ 2m Vx और डेल्टा t 2l अपॉन Vx। देखो डेल्टा t अभी हमने निकाला 2l अपॉन Vx, तो इन दोनों की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। तो देखो ये Vx बट्टे से ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये आ चुका हमारे पास में एक कण द्वारा आरोपित बल, कि जो गैस का एक अणु है उसके द्वारा आरोपित अक्ष एक्सिस दिशा में जो दीवार है उस पर आरोपित बल आ गया है। अब हम यहां पर देखेंगे कि सभी अणुओं द्वारा दीवार A1 पर आरोपित बल क्या होगा? तो वो है Fx, जो कि क्या होगा m/l। तो देखो यहां से m/l तो आ ही गया। पहले कण का वेग है Vx1 स्क्वायर, दूसरे कण के लिए Vx2 स्क्वायर, तीसरे कण के लिए फिर डॉट 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 nवें कण के लिए Vxn स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं ये भी देख लीजिए कि यहां से देखो हमारे पास में है Vx पहले तो मैं Vrms बताता हूं आपको। Vrms बराबर होता है ये Vrms का फॉर्मूला है। V1 स्क्वायर मतलब Vrms होता है वर्ग माध्य मूल वेग। तो वर्ग माध्य मूल वेग या वर्ग माध्य मूल चाल होती है। पहले तो आप उन चालों का वर्ग कीजिए, तो देखो V1 V2 V3 इन सब का वर्ग कर दिया, फिर माध्य के लिए मतलब n कण है तो n का भाग लगा दिया, फिर मूल मतलब अंडोड कर दिया। तो यहां से इसका हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया। तो Vrms का स्क्वायर बराबर क्या गया, v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर अपॉन n। ये हमें मिल चुका है। ठीक है, लेकिन यहां से देखिए हम इस n को इधर गुणा कर देंगे तो ये हमें मिल जाने हैं, और अक्ष एक्सिस दिशा में ये Vrms का मान है। तो यहां से आप देख लीजिए कि n इंटू अक्ष दिशा में Vrms का स्क्वायर कर दिया, इसका बार लिख दिया,
ये वर्ग माध्य मूल मान ही है। फिर आप देखेंगे कि दीवार A1 पर आरोपित दाब, दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो अक्ष दिशा में ये बल आ गया, बट्टे में दीवार का जो क्षेत्रफल है उसे हम ऐसे लिख रहे हैं। अपक्ष की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी mn(vx)² का बार अपॉन l। तो देखिए l इंटू a, इसकी जगह हमने लिख दिया v। तो ये हमें मिल चुका है अक्ष की दिशा में सभी कण द्वारा आरोपित दाब। अब देखिए किसी जो अणु है उसके लिए वर्ग माध्य मूल वेग का फॉर्मूला ये होगा एक कण के लिए। ये हमने देखा था कि जो v² है वो बराबर होगा vx² प्लस vy² प्लस vz²। तो औसत लेंगे तो सबके ऊपर ही क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं कि यहां पर यादृच्छिक गति हो रही है। कौन सी गति हो रही है, यादृच्छिक गति हो रही है। और यादृच्छिक गति के अंदर सभी संभव दिशाओं में जो वेग है वो हम लगभग बराबर लेकर चल रहे हैं। vx² का बार, vy² का बार, vz² का बार तीनों क्या है, बराबर है। और यदि ऐसा है तो यहां से आप ध्यान देंगे कि v² बराबर क्या होता है, vx² प्लस vy² प्लस vz²। तो यहां हमारे को मिल जाएगा तीनों बराबर हैं। तो v² बराबर, इसको भी हम vx² लिख रहे हैं, इसको भी हम vx² लिख रहे हैं, इसको भी vx² लिख रहे हैं। तो 3vx² बराबर आ गया हमारे पास में v²। और औसत लेंगे तो इनके ऊपर बार आ जाएगा। तो यहां से vx का जो मान है कि भाई vx² बराबर, तो v² बट्टे में 3 आ जाएगा। तो देखो यहां से vx² बराबर v² अपॉन 3, ऐसे ही vy और vz का मान भी v² का बार अपॉन 3 के इक्वल ही होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं पात्र में कुल दाब। पात्र में जो कुल दाब होगा वो देखिए किसके इक्वल होगा, 1/3 mn अपॉन v² का बार, v² का बार। क्योंकि यहां पर हम vx² की जगह, v² का बार की जगह हम v² बार अपॉन 3 पुट कर देंगे। और देखो v की जगह यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, Vrms भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि v² का जो बार का अंडरूट होता है वो Vrms होता है। तो Vrms बराबर v² का बार आ जाएगा। तो विद्यार्थी ये हमें मिल चुका है दाब का एक सूत्र जो आपको कंठस्थ याद रखना है। ये फॉर्मूला है और ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बार बार यूज में आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान में रखें, दिमाग में फिट कर लीजिए कि P बराबर 1/3 mn अपॉन Vrms का स्क्वायर। ये जो स्मॉल m है वो प्रत्येक कण का द्रव्यमान, कैपिटल N है वो है अणुओं की कुल संख्या, और V यहाँ पर आयतन होता है। Vrms वर्ग मध्य मूल वेग होता है। अब देखिए ये कुल द्रव्यमान बट्टे में कुल जो आयतन है, इसके स्थान पर हम घनत्व रो भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये भी है आपके पास में 1/3 रो Vrms का स्क्वायर। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट बिंदु हम इसी में ही देख रहे हैं, दाब व गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि प्रति एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होगी, प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। तो देखो गतिज ऊर्जा तो होती है E बराबर 1/2 m Vrms का स्क्वायर। और यहां पर जो टोटल द्रव्यमान है उसको मैंने m डैश से लिख दिया। टोटल द्रव्यमान को हमने m डैश को किससे पुट कर दिया, m इंटू कैपिटल N। और प्रति एकांक आयतन के लिए यहां पर हम गतिज ऊर्जा देख रहे हैं प्रति एकांक आयतन के लिए, तो आयतन का हम यहां पर भाग लगा देंगे। तो 1/2 mn अपॉन Vrms का स्क्वायर, mn बट्टा v है, ये हो जाता है रो। तो 1/2 रो Vrms स्क्वायर आ गया हमारे पास में। अब देखिए आदर्श गैस का दाब का व्यंजक हमने यहां पर फाइंड आउट किया है, जो कि P बराबर है 1/3 रो Vrms का स्क्वायर। इसको मैं क्या कर देता हूं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया है।
तो हमारे पास में ये आ गया, और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। यहां से आप देखेंगे ई लिख सकते हैं, तो 2/3 ई आ जाएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें क्या मिल चुका है, 2/3 ई के बराबर प्राप्त हो चुका है। तो देखिए यहां से हम क्या बता सकते हैं कि जो आदर्श गैस का जो दाब होता है वो गैस की प्रति एकांक आयतन की औसत गतिज ऊर्जा के 2/3 मान के बराबर होता है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें देखिए कौन कौन से रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। जो दाब है उसका फॉर्मूला ये है, दाब का फॉर्मूला ये है, P बराबर 1/3 mn अपॉन वी VRMS का स्क्वायर। ये हमारे पास में दाब का सूत्र है, फॉर्मूला है। तो यहां से देखिए हम क्या बता सकते हैं कि जो प्रेशर है वो mn अपॉन वी इंटू टी के समानुपाती है, क्योंकि जो VRMS का वर्ग है वो ताप के समानुपाती होता है। वैसे हम इस VRMS का जो सही फॉर्मूला है वो हम आगे देख लेंगे, क्योंकि जो VRMS बराबर होता है वो होता है 3RT अपॉन में कैपिटल M। ये हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर जो VRMS का वर्ग होता है वो ताप के समानुपाती होता है। तो इस VRMS की जगह हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, T पुट कर दिया। तो देखिए यहां से हमें क्या क्या निष्कर्ष मिलने वाले हैं। देखो पहला तो क्या है कि यदि V व T नियत हो तो दाब P है वो Mn के समानुपाती होगा, मतलब कुल द्रव्यमान के क्या होगा, समानुपाती। यदि ये V और ये T कांस्टेंट है, नियत है, देन यहां से P क्या हो जाएगा, P यहां पर Mn के समानुपाती हो जाएगा, जो कि गैस का कुल द्रव्यमान है। ठीक है। एक यदि द्रव्यमान और T नियत हो तब P है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तब आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, V के। देखो अब यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपने द्रव्यमान और ताप को तो कांस्टेंट रखा, अब आयतन को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तब प्रेशर बढ़ता घटता है। देखो आयतन को बढ़ाएंगे, जब आयतन को आप इंक्रीज करते हैं तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि आयतन जब घटता है तो गैस के पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, प्रति सेकंड संघटों की टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। देखो यदि आयतन घटता है तो प्रति सेकंड लगने वाली जो टक्करों की संख्या है वो बढ़ेगी, जिससे जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं, एक निष्कर्ष और प्राप्त होगा हमें। यदि द्रव्यमान Mn और T नियत हो, द्रव्यमान Mn भी नियत हो और T नियत हो, T की बजाय यहां पर हम V लिखना चाहिए था, यहां पर क्या आएगा, V नियत हो, तब देखो हमें क्या मिलेगा, P है वो VRMS के वर्ग के समानुपाती होगा, T के समानुपाती होगा। इसका मतलब है कि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ेगा और गैस के अणु तीव्र गति से गति करेंगे, जिससे अणु पात्र की दीवारों से ज्यादा टकराएंगे, फलत दाब बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लें कि इसमें यहां पर V आने वाला है, इसके स्थान पर क्या आएगा, V आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हम एक रिलेशन यहां पर और देख लेते हैं, गैस की गतिज ऊर्जा तथा ताप के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए गैस की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होती है, हाफ m डेस VRMS स्क्वायर, क्योंकि m डेस यहां पर टोटल द्रव्यमान है जिसको हमने Mn से पुट कर दिया। ये कुल गतिज ऊर्जा है, जबकि हमने थोड़ी देर पहले जो गतिज ऊर्जा पढ़ी थी वो पढ़ी थी प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। अब देखिए आदर्श गैस का जो दाब है इसका फॉर्मूला हमने यहां पर प्रूफ कर लिया है। आदर्श गैस का दाब, तो आदर्श गैस का दाब P बराबर होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। इसे आप खंडस्थ कर लीजिए, दिमाग में फिट बिठा लीजिए, रो के स्थान पर Mn बट्टे में V पुट कर सकते हैं। रो बराबर कुल द्रव्यमान बट्टे में आयतन इंटू VRMS का स्क्वायर। फिर देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो E बराबर हो जाएगा 1/2
mn के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो mn VRMS के स्क्वायर के स्थान पर 3PV पुट कर देंगे, 3PV। तो ये आ गया हमारे पास में E बराबर, देखो एक तो रिजल्ट ये हमें मिल चुका है 3/2 PV, 3/2 PV। और PV के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? म्यू आर टी। तो ये हमें प्राप्त हो चुका है, E बराबर 3/2 PV या 3/2 म्यू आर टी। क्लियर? अब म्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एन अपॉन में एन ए। तो एन अपॉन में एन ए लिख दिया हमने यहां से, और इस आर अपॉन में एन ए के स्थान पर हम के लिख देंगे। तो ई बराबर 3/2 N KT भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 N KT या 3/2 म्यू आर टी या 3/2 PV। तो यहां से जो गतिज ऊर्जा है वो ताप के समानुपाती होती है। ये भी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पात्र में दाब है P0 दाब पर गैस है, यदि सभी अणुओं के द्रव्यमान आधे तथा उनकी चाल दुगुनी कर दी जाए तो परिणामी दाब है P ज्ञात करो। देखिए हम दाब का फॉर्मूला, प्रारंभ में जो दाब है वो है P नॉट, जो कि होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। अब रो के स्थान पर हम mn/v पुट कर सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे गैस का जो नया दाब है P वो बराबर होगा 1/3 m/2, m का आधा कर देंगे n/2, और वेग है वो दुगुना कर देंगे 2 VRMS का स्क्वायर। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि इस जो 2 है इसका स्क्वायर होगा तो ये तो 4 निकल जाएगा, ये 2 यहां से पढ़ाई है, और बाकी का क्या रह गया 1/3 mn/v VRMS का स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यू है वो है P नॉट। 4/2 यहां से 2 आ गया तो 2P0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2P0। तो पहले जो भी प्रेशर था उसका दुगुना हो जाएगा, उसका कितना गुना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10 की घात 3 मीटर क्यूब आयतन वाले फ्लास्क में ऑक्सीजन के 3 × 10 की घात 22 अणु किसी निश्चित ताप पर उपस्थित हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 5.3 × 10 की घात -26 किलोग्राम है तथा उसके वर्ग माध्य मूल वेग का मान 400 मीटर प्रति सेकंड है। तो गैस का दाब ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां तो ये तो हमें आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है? आयतन। फिर ये एक अणुओं की संख्या कैपिटल N दे रखा है 3 × 10 की घात 22। ये यहां पर हमें दे रखा है एक अणु का द्रव्यमान जो कि 5.3 × 10 की घात -26 है, और वर्ग माध्य मूल वेग यहां पर हमें दे रखा है 400 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हमारे पास में दाब का ये वाला सूत्र है, सबकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। स्मॉल m का मान है 5.3 × 10⁻26, कैपिटल N का मान है 3 × 10⁻22, VRMS का मान है 400, स्क्वायर करेंगे तो 400 × 400। V आयतन का जो मान है वो 10 की घात -3, और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्रेशर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में हमें यहां पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? देखिए एक बार कैलकुलेशन आप जरूर देख लीजिए। यहां से इस 5.3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो हमें मिल चुका है 15.9। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 16। अब 10 की घातें रही है शेष। 10 की घात देखिए ये बट्टे से जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस में 22, यहां पर है प्लस में 3 होगी तो प्लस में 25, 26, 27, 28, 29। तो प्लस की 3 यहां पर हमारे पास में रहने वाली है।
ठीक है। और यहां से जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो आंसर है मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। 25 और 4 29 हो गया। चलिए देख लेते हैं क्या आएगा। 16 को 9 से गुणा करेंगे तो 144, 14 हासिल का हो गया। और 16 को 5 से गुणा करेंगे 80, 80 और 14 हो गया 94, 9 हासिल के 16 और 9 हो गया हमारे पास में 25। क्लियर। वैसे तो ये 3 से तो ये 3 कट ही जाता है, गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। 16 को आप 5.3 से गुणा कर लीजिए। 16 को किससे गुणा कर लीजिए? 5.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां से 48 हो गया, 5 से गुणा करेंगे तो 80, 80 और 4 हो जाएगा 84। ठीक है, एक संख्या पहले पॉइंट आएगा तो ये आएगा 10 की घात 4 ही आएगी इधर। क्लियर। ये हमारे को प्रेशर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर H2 अणु की औसत गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए आप ध्यान देंगे यहां पर एनटीपी, एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी और एसटीपी दोनों एक ही चीज है पहली बात तो। और एनटीपी और एसटीपी पर तो देखो जो ताप है वो तो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। एसटीपी या एनटीपी पर जो दाब है वो होता है 1 एटीएम। कितना होता है? 1 एटीएम। और 1 एटीएम का मतलब होता है 1.013 इंटू 10 द पावर 5 पास्कल। 5 पास्कल। क्लियर। अब देखिए औसत गतिज ऊर्जा 3/2 केटी होती है। कितनी होती है? 3/2 केटी अभी हमने पढ़ लिया। तो के यहां पर वोल्ट्समान नियतांक है, वोल्ट्समान नियतांक का भी मान देख लीजिए। वोल्ट्समान नियतांक के बराबर होता है आर अपॉन में एन ए। जहां कहीं पर भी ये आ रहा है बार बार हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। 8.314, एन ए की वैल्यू है 6.023 इंटू 10 द पावर 23। ये अवोगाद्रो संख्या है एन ए। और कैलकुलेट करेंगे तो 1.38 इंटू 10 द पावर -23 प्राप्त हो जाएगी जूल प्रति केल्विन। ठीक है। तो यहां से के की वैल्यू रखी, 273 रखा, फिर कैलकुलेशन की तो हमें फाइनल आंसर मिल जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको वैसे ही करनी पड़ेगी। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की। ऑक्सीजन, इसका अणुक द्रव्यमान 32, अणुओं की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा किसी विशेष ताप पर इतनी है। औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा ये है। फिर N2 अणु, जिसका अणुक द्रव्यमान है 28, अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में समान ताप पर ज्ञात कीजिए। टेम्परेचर आपके पास में क्या है? उतना ही है। तो औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो आदर्श गैस के अणु है उनकी औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है 3/2 केटी। केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और यदि यहां पर टेम्परेचर एक समान है तो O2 और N2 दोनों की ही स्थानांतरित गतिज ऊर्जा समान रहेगी। तत्पश्चात जो N2 है इसकी औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है वो रह जाएगी 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 8 लीटर हीलियम, 8 लीटर हीलियम है के अणुओं की 5 वायुमंडलीय दाब पर कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वैसे गतिज ऊर्जा के हमने अलग अलग सूत्र बताए हैं। हमें यहाँ पर प्रेशर दे रखा है, आयतन दे रखा है। आयतन 8 लीटर और जो वायुमंडलीय दाब है 5 वायुमंडलीय दाब। तो देखिए इनको पहले तो मैं आपको कन्वर्ट करना बताता हूँ कैसे एक दूसरे को मात्रकों में कन्वर्ट करते हैं। प्रेशर है वो 5 एटीएम। प्रेशर कितना है? 5 एटीएम। अब देखो इसको हम 5, 1 एटीएम बराबर मैंने अभी जस्ट ही बताया है
1.013 इंटू 10⁵ अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पास्कल में कन्वर्ट हो गया। और V यहां पर है आयतन जो कि 8 लीटर है, जो कि 8 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो ध्यानपूर्वक सुनना, 1000 जो लीटर है वो बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। तो एक जो लीटर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब के। ये हमने यहाँ पर पुट भी कर दिया, दोनों की वैल्यू पुट करके यहाँ से जब कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, 40 में ये पॉइंट हट जाएगा। फिर 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60, 60 आ गया। फिर यहां से 10⁻5 और 10⁻³ तो 10⁻² और आ गई, तो ये आ गया हमारे पास में। क्लियर विद्यार्थी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं गैस के अणुओं की विभिन्न चालें, और उसमें हम एक एक करके जो 3 प्रकार की चाल है उनको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए क्या है कि वर्ग माध्य मूल चाल VRMS, इसको हम क्या कहते हैं, VRMS। वर्ग कीजिए, फिर माध्य लीजिए, फिर रूट, वर्ग माध्य फिर मूल। देखिए डेफिनेशन भी यही है, गैस के अणुओं की चालों का वर्ग के माध्य का वर्गमूल। पहले आप वर्ग कीजिए, वर्गों का माध्य लीजिए, फिर वर्गमूल कीजिए। तो गैस के अणुओं की जो चाल है उसको हम वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल कहलाती है। अब देखिए गैस के n अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल कितनी है। n अणुओं के लिए पहले तो उनकी चालों का हमने वर्ग किया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर, और n अणु है तो n का भाग लगा देंगे, फिर उनका क्या कर देंगे, अंडूर कर देंगे। ठीक है, ये आ गई है वर्ग माध्य मूल चाल। फिर यहां पर आप ध्यान दीजिए, आदर्श गैस की दाब की जो इक्वेशन है वो हम ये जानते हैं, P बराबर 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। तो यहां से हमें देखिए क्या मिल जाएगा, हम इसको क्या लिख दें, 3P, इस 3 को इधर गुणा कर दिया और रो का इधर भाग लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास में VRMS का स्क्वायर बराबर 3P/रो। तो VRMS का मान ये आ गया हमारे पास में, VRMS बराबर 3P/रो। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार दाब और घनत्व दे देते हैं तो वर्ग माध्य मूल चाल पूछी जाती है। अब देखिए रो के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बालको, रो बराबर द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान mn और आयतन है कैपिटल V। तो देखिए द्रव्यमान बट्टे में V ऊपर चला गया तो 3PV गैस का द्रव्यमान। PV के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आदर्श गैस समीकरण से μRT लिख सकते हैं, तो μRT/mn आ गया। अब देखिए इस म्यू के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, n/Na पुट कर देंगे। तो यहां से n से n कैंसिल हो जाएगा, 3RT/m इंटू Na। Na यहां पर अवोगाद्रो संख्या, m यहां पर एक अणु का द्रव्यमान, और देखिए एक अणु के द्रव्यमान को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे तो अणु भार प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में अंडूड में 3RT/m। तो अंडूड 3RT/m बराबर होगा 3kT/m। देखो क्योंकि हम यहां से देखें, इसी स्थान से देख लीजिए, इस जगह से R/में, इस वाले फॉर्मूले से आप देखेंगे R/में Na के स्थान पर हम KT लिख सकते हैं, तो 3kT/m भी आ जाएगा। और ये आपको कंठस्थ रखना है, बार बार यूज में आता है, और इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। यदि इन चालों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। क्लियर, नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि अधिकतम संभव चाल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखिए इसको हम कैसे समझें, इसके लिए जैसे हमारे पास में कुछ गैस के पार्टिकल हैं और कुछ गैस के पार्टिकल्स में से उनकी चाल है जैसे 2 3 2 3
4 3 5 2 3 5 3 1। इस तरीके से हमारे पास में गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मोस्ट प्रोबेबल जो चाल है, स्पीड है, अधिकतम संभव चाल। तो यहां पर देखो ये जो 3 है, 3 की चाल से चलने वाले जो गैस के पार्टिकल है वो यहां पर है 5। कितने पार्टिकल है? 5 पार्टिकल है। तो 3 की स्पीड से चलने वाले जो गैस के पार्टिकल है वो यहां पर सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा अणु जिस चाल से चलते हैं ना, उसको ही हम कहते हैं अधिकतम संभव चाल। उसी को ही क्या कहा जाता है? अधिकतम संभव चाल कहा जाता है। क्लियर? तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। गैस के अणुओं की चाल एक निश्चित प्रास में होती है और वह चाल है जिससे अधिकतम संभव अणु गति करते हैं। इससे ज्यादातर जो अणु है जिस चाल से गति करते हैं उस चाल को अणुओं की अधिकतम चाल कहलाती है। अणुओं की क्या कहलाती है? संभव चाल। अणुओं की अधिकतम संभव चाल कहलाती है। तो मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है उसको हम VMP से पुट करेंगे और ये होगा 2p/ρ। जबकि देखिए वर्ग माध्य मूल चाल में क्या था? ये था। यहां से एकदम क्लियर कर लेंगे आप। देखिए आपको यहां पर क्या क्या ध्यान में रखना है। यहां पर तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये वाला फॉर्मूला हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये वाला फॉर्मूला बहुत काम का है। साथ में ये वाला फॉर्मूला बहुत काम का है। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर भी आप ध्यान दें कि हमारे पास में ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला होने वाला है। देखिए VMP का जो मान है वो है 2p/ρ और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही p/ρ के स्थान पर RT/m पुट किया था। चाहे तो आप यहां पर फिर से समझ सकते हैं। देखिए यहां पर आप ध्यान दें कि इस जगह पर ये 3p/ρ था, तो 3p/ρ के स्थान पर क्या आया? RT/m आया। RT/m की जगह KT/m भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया 2RT/m और इसे हम अंडररूट में 2KT/m। स्मॉल m एक अणु का द्रव्यमान, कैपिटल M है अणु भार, रो है घनत्व, P है प्रेशर, R गैसीय स्थिरांक, T ताप है, K बोल्ट्जमान नियतांक है जो कि R/Na के इक्वल होता है। तो ये सारी चीजें यदि कोई सूत्र आपके काम में आता है तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां काम में आ रही है। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो देखिए किसी निश्चित ताप पर गैस के अणुओं की चालों के माध्य को गैस के अणुओं की औसत चाल कहते हैं। एवरेज लीजिए। जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो गैस है उसमें n अणु है और उनकी जो चालें हैं V1 V2 V3 डॉट 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 Vn है। तब अणुओं की जो औसत चाल है उनके वेगों को जोड़ दीजिए, कुल अणुओं की संख्या का भाग लगा दीजिए। देखो इसका फॉर्मूला क्या है? सीधे फॉर्मूले हम आपको बता रहे हैं, यही आपको कंठस्थ करके रखने हैं। V एवरेज बराबर होता है 8p/π ρ। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि जो वैल्यू हमारे पास में है p/ρ, इसके स्थान पर हम RT/m या KT/m पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में 8/π तो एज इट इज पड़ा है, RT/m पुट कर देंगे, KT/m पुट कर देंगे, तो ये हमारे को मिल जाएगा V एवरेज बराबर 8p/π ρ का रूट या 8 RT/m का रूट या 8 KT/m का रूट। क्लियर? यहां पर जो Vrms है वो सबसे ज्यादा है। Vrms की वैल्यू क्या है? Vrms का फॉर्मूला क्या है? यहां पर आप ध्यान देंगे अंडररूट में 3RT/M। तो यहां पर तो अंडररूट में 3 है। फिर VMP मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड में क्या आ रहा था? यहां पर 2 आ रहा था। तो ये तो
क्या हो गया, इन दोनों में से Vrms बड़ा है, Vmp उससे छोटा है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे 8/पाई आ रहा है, 8/पाई। 8/पाई देखो कितना आ जाएगा, 8/पाई, तो पाई का मान होता है 3.14, 3 का भाग लगाएंगे तो देखो 3 का भाग लगाएंगे 8 में तो कितना आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहां पर तो अंडरूट में 2 आ रहा था, यहां पर अंडरूट में 3 आ रहा था, तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो 2 और 3 के बीच में आ रही है। तो ये एवरेज जो स्पीड होती है वो एमपी से, वीएमपी से ज्यादा वीआरएमएस से कम होती है। तो ये रिलेशन भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और देखिए इसको रटने का जो तरीका है वो क्या है, वीआरएमएस वाली पहले है, इसको राम से रटिए। आरएमएस स्पीड है, एवरेज स्पीड है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। क्लियर, इसको आप ध्यान रख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल का वेग वितरण नियम, मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मैक्सवेल ने क्या किया, अणुओं की चाल और उनकी संख्या के मध्य एक संबंध स्थापित किया। थोड़ा जटिल संबंध है, लेकिन हम आपको यहाँ पर उसका प्रूफ नहीं बता रहे, आपको मोटा मोटा इसको समझना है कि मैक्सवेल ने एक समीकरण स्थापित किया जो कि विभिन्न अणुओं का वितरण विभिन्न चालों के अनुरूप निम्न प्रकार से व्यक्त करता है। डीएन, ये है जो डीएन है वो है, देखो डीएन क्या है, अणुओं की संख्या जो V और V प्लस डीवी चाल के मध्य चल रहे हैं, इनकी चाल क्या हो, V और V प्लस डीवी। तो यहां से क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि एक तरफ हम यहां पर लेकर चलेंगे, जैसे ये चाल है V और जस्ट पास वाला जो पार्ट है इसकी चाल है V प्लस डीवी। तो इनके मध्य जो अणुओं की संख्या होगी वो डीएन है। इस चाल से चलने वाले जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है, डीवी है, डीएन है। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या है एक बार समझ लें, 4πn इंटू में m अपॉन 2π kT की घात 3/2 v स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वेयर अपॉन 2 kT dv। देखिए n यहाँ पर कुल अणुओं की संख्या, m एक अणु का द्रव्यमान, k बोल्ट्जमान नियतांक, t परमताप, v वेलोसिटी, m एक अणु का द्रव्यमान, k बोल्ट्जमान नियतांक, t ताप हो गया है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ समझेंगे और इस ग्राफ को बेटर तरीके से समझना है। dn/dv प्रति एकांक वेग से चलने वाले अणुओं की संख्या या एक निश्चित वेग से चलने वाले अणुओं की संख्या एक तरफ ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं v। तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। देखो Vmp यहाँ पर सर्वाधिक है, इस चाल से चलने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा, एवरेज वाले उससे कम और Vrms वाले उससे भी कम होते हैं। एक एक पद को मैंने यहाँ पर एक एक जो टर्म्स है उसको मैंने समझाया कि यहाँ पर m क्या है, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, t परमताप है, k बोल्ट्जमान नियतांक है, कैपिटल N क्या है, अणुओं की कुल संख्या। अब देखिए वेग वितरण के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो इंक्रीज हो जाता है। ग्राफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वाले की तुलना में इंक्रीज हो जाएगा, एक तो इंक्रीज हो जाएगा और जो ग्राफ है वो दाईं ओर थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। तो तापक्रम में वृद्धि के साथ dn/v और v के मध्य खींचा गया जो ग्राफ है वो दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तापक्रम में वृद्धि के साथ औसत आणविक चाल बढ़ जाती है। देखो इसका मान घट रहा है, यहाँ पर dn/dv का मान घट रहा है। इसका मतलब क्या है, घट रहा है, इसका मतलब ये जो बट्टे वाली राशि है ये बढ़ रही है। ये क्या हो रही है, इसके बढ़ने पर dn/dv का जो मान है वो घट जाएगा। क्लियर, स्पष्ट हो जाना चाहिए। और ये क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और ये दाईं ओर इसका पीक पॉइंट भी विस्थापित हो रहा है। अब इन सब पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन से एक एक करके समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे,
कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर H2 के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 1930 मीटर प्रति सेकंड है। 1200 केल्विन ताप पर O2 के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा। देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है और हाइड्रोजन के अणुओं की जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो इतना दे रखा है। जब टेम्परेचर 1200 केल्विन कर दिया जाए तो O2 के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए टेम्परेचर और अणु भार दोनों पर ही वर्ग माध्य मूल वेग डिपेंड करता है। ये वर्ग माध्य मूल वेग का फॉर्मूला है। तो यहां से Vrms से समानुपाती हो जाएगा T बट्टे में कैपिटल M का रूट। यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए कि Vrms O2 तो यह आ जाएगा TO2 अपॉन MO2 का रूट। Vrms H2 ये हो जाएगा TH2 अपॉन MH2 का रूट। ये बट्टे में है तो उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। हमें क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन की चाल 1930 मीटर प्रति सेकंड, ऑक्सीजन की चाल पूछी है। ऑक्सीजन का ताप 1200 केल्विन और हाइड्रोजन का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 273 केल्विन। ऑक्सीजन का अणुभार 32 और हाइड्रोजन गैस का अणुभार होता है 2। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। Vrms H2 इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 1930 है। TO2 1200, MH2 2, MO2 32 एंड TH2 300। तो यहां से आप देखेंगे कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 का भाग इसमें चला जाएगा 4 बार में, 4 को इस 2 से गुणा करेंगे 8, 8 के अंदर इसमें चला गया 4, 4 का अंडूड करेंगे आ जाएगा 2 और 1930 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया हमारे पास में 965 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से आ जाएगा 965 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों जो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो वर्ग माध्य मूल चाल पर आधारित पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी हमने ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ग माध्य मूल चाल से ही रिलेटेड लिए हैं। आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक गैस पदार्थ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसे कितना गर्म किया जावे ताकि इसके अणु की वर्ग माध्य मूल गति को दोगुना हो जाएगी। तो देखिए Vrms की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी है, √3RT अपॉन कैपिटल M का के बराबर। देन यहां से टेम्परेचर कि एक गैस का पदार्थ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इसको कितना गर्म किया जाए और कितना गर्म किया जाए कि Vrms क्या हो जाए 2 टाइम्स हो जाए, दुगुनी हो जाए। देन यहां पर आप देखेंगे कि जो Vrms है वो √T के क्या होती है, समानुपाती होती है, √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां से देखिए हम इनका रेशियो लिखें Vrms 2 अपॉन Vrms 1 तो अंडूड में T2 अपॉन T1 के इक्वल होगा, अंडूड में T2 अपॉन T1 के तुल्य होगा। अब अंतिम ये क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जो अंतिम चाल है Vrms 2 ये प्रारंभ में जो Vrms की जो वैल्यू थी उसकी दुगुनी हो जाएगी। तो Vrms जो 1 है उसको हम लिख रहे हैं Vrms के इक्वल, तो Vrms 2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 Vrms अपॉन Vrms बराबर अंडूड में T2 अपॉन T1 और T1 का जो मान है वो है 273। क्लियर, दोनों तरफ से वर्ग कर दीजिए या इस यहां से ये काट दिया हमने, दोनों तरफ से वर्ग किया तो ये तो आ गया 4 बराबर T2 अपॉन 273। तो यहां से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1092 में ये केल्विन में आ गया और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 1092 में से 273 हम घटा देंगे तो 12 में से 3 गया 9 आ गया, फिर 8 में से 7 गया 1 आ गया, फिर ये आ गया हमारे पास में 819 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी ताप पर ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अणुओं की वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात क्या होगा। कोई टेम्परेचर ले लीजिए और उस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात क्या होगा। हम ये जानते हैं कि Vrms बराबर क्या होता है, अंडरूट में
3RT अपॉन m, अंडर रूट में 3RT अपॉन m होता है। तो यहां से 3RT अपॉन m का रूट, यहां पर भी 3RT अपॉन m का रूट। ये ऑक्सीजन गैस के लिए तो यहां पर अणुभार ऑक्सीजन का आ जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस के लिए तो अणुभार हाइड्रोजन का आ जाएगा। क्लियर, सब कुछ कट जाएगा, H2 ऊपर चला जाएगा, M2 नीचे आ जाएगा। तो अंडर रूट में MH2 अपॉन अंडर रूट में ही है MO2। तो हाइड्रोजन का जो अणुभार है वो 2, ऑक्सीजन का अणुभार है वो 32 और 1/16 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, जिसको हम 1:4 के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्विपरमाणु गैस के अणु की वर्ग माध्य मूल गति का मान 1930 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये गैस क्या होगी, कौन सी गैस हो सकती है? तो देखिए यहां से VRMS का फॉर्मूला तो हम क्या जानते हैं, अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M का रूट, दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे। तो VRMS का स्क्वायर बराबर 3RT अपॉन कैपिटल M, और कैपिटल M बराबर कितना आ गया है, 3RT अपॉन VRMS का स्क्वायर। तो यहां से देखिए 3, R का मान है 8.31, T का मान है 300 और VRMS का मान है 1930, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए विद्यार्थी यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें M का मान ये मिलने वाला है, 2 ग्राम मिलने वाला है। अतः ये जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस के गतिज सिद्धांत द्वारा ब्रह्म शून्य ताप पर, ब्रह्म शून्य ताप 0 केल्विन होता है जहां पर अणुओं की गति बंद हो जाती है। तो ब्रह्म शून्य ताप का मतलब हो गया 0 केल्विन। देखो इसको भी क्लियर कर ले, ब्रह्म शून्य ताप कौन सा होता है, 0 केल्विन होता है। कौन सा होगा, और यहाँ पे VRMS का मान हम जानते हैं रूट में 3RT अपॉन M, T का मान 0 पुट करेंगे तो VRMS का मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब है गैस के अणु गति करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि एक आदर्श गैस का तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 927 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है, तो इसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा। देखिए पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर जो टेम्परेचर है ये तो है T1 और फिर टेम्परेचर हो गया 927 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके वर्ग माध्य मूल वेग क्या हो जाएंगे। तो यहां से आप ध्यान देंगे कितना गुणा हो जाएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। VRMS का फॉर्मूला ये होता है और VRMS है वो अंडर रूट T के समानुपाती होता है। तो VRMS दूसरी स्थिति में, VRMS पहली स्थिति में, इन दोनों का जो रेशियो है वो अंडर रूट में T2 अपॉन T1 के बराबर होगा। T2 का मान है 273 प्लस 927 अपॉन T1 का मान है 273 प्लस में 27, तो 1200 बट्टों में 300 आ जाएगा। ये अंडर रूट में 4 आएगा जो कि अंडर रूट करने बाद में 2 आ जाएगा। तो जो VRMS है वो पहले वाले VRMS का दुगुना हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये थे कुछ क्वेश्चन से जो आपको और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे मैक्सवेल का ऊर्जा समय विभाजन का नियम, स्वतंत्रता की कोटियां और एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु गैसों के लिए स्थिर आयतन तथा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।